हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने इसकी घोषणा की है। तो यह कब दिया जाएगा? तो लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर यह दिया जाएगा। तो कब पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो 1 अगस्त को यह मनाई जाती है, यानी 1 अगस्त 2023 को यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। किसके द्वारा? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट यानी हिंद स्वराज संघ द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी पत्रिका थी मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी। और नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह इसका नारा है। तिलक के बारे में कुछ और बात ध्यान रखिए। उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। और 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और साहिवाल, थारपार और गिर जैसी देसी गाय की नस्लों को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आय को बढ़ाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, सर्वाधिक सीट राज्यसभा की यही है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यहाँ ध्यान रखिए, द्विसदनात्मक विधायिका है, विधानसभा और विधान परिषद। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन योजना की शुरुआत की गई। किस लिए? देसी गाय की नस्ल की खरीद के लिए 40,000 रुपए भी इसमें दिए जाएंगे। और इसका उद्देश्य डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री अभियान भी शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश में के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है। इसमें अमरोहा ढोलक, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, संभल का हॉर्न काम इत्यादि शामिल हैं। और देश का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे? नोएडा 78 में। और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो यह गुजरात सरकार द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया है। यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और देवी सिंह चौहान द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देना, ताकि उन्हें दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता मिल सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह योजना गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? जो ई श्रम पोर्टल है उस पर जो पंजीकृत है उनके लिए शुरू की गई है। किसके द्वारा? डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम रोजगार मंत्रालय की सहायता से इसकी शुरुआत की गई है गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात की बात करें तो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राजधानी क्या है? गांधीनगर। जिले कितने हैं? 33। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो BJP से हैं। और विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 26 सीटें हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो शेख तलाल फहद को एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और बात करते हैं एशिया ओलंपिक परिषद की, तो इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? कुवैत सिटी, जो कुवैत की राजधानी भी है। आप इसको भी ध्यान। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी 50वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। जीएसटी परिषद की इस बैठक में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का कर लगाने की सहमति जताई है। हॉर्स राइडिंग और कैसीनो पर भी 28% का कर लगाने की बात कही गई है। और सिनेमा घरों में खाने पीने की सामान सस्ते मिलने की संभावना भी इस पे की गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके कहाँ हुआ? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता की। इससे पहले जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ हुई? ये भी नई दिल्ली में हुई थी। ध्यान रखिए, वस्तु और सेवा कर या जीएसटी परिषद की इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। इसको आप ध्यान रखिए, कौन करता है? वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। अब हम जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएसटी कब लागू था? 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। संविधान के किस संशोधन द्वारा आया था? 101वें संविधान संशोधन द्वारा यह आया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। और सर्वप्रथम जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था? असम में। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। किसके तहत? 279A के तहत इसका गठन किया जाता है। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है। इसको ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी पुस्तक है। इसका विमोचन अभी हाल ही में हुआ। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। यह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यह थाईलैंड द्वारा घोषित किया है, क्योंकि अब की ये थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह इसका 24वां संस्करण है। साल 1973 के बाद पहली बार थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। यह है हनुमान जी का जो शुभंकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो भारत 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर या दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह है वो रिपोर्ट। आगे देखते हैं। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसको? अमेरिका, जापान और जर्मनी को छोड़कर यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में कौन है? भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है ये इन चारों के बाद ये चौथी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस समय। और 2075 में भारत से आगे सिर्फ चीन होगा और तीसरे स्थान पे अमेरिका पहुंच जाएगा। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत डिजिटल व्यापार सुविधा देने में शीर्ष स्थान पे है। क्यों? क्योंकि भारत में यूपीआई सिस्टम लागू है, इसलिए यह शीर्ष स्थान पे है। अर्थव्यवस्था की विकास दर के बाद भारत अब डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा देने के प्रयास में सबसे आगे निकल गया है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने यह सर्वे किया है, इसके द्वारा यह बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओपन कालीन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है? तो चाइना ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। यह है क्या? जैसे आपने विंडोज के बारे में सुना होगा, ठीक है, विंडोज किसका है? तो विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट का है। आपने एंड्रॉयड के बारे में सुना तो ये गूगल का है। मैक ओएस के बारे में सुना होगा तो एप्पल का है। तो इसी तरह चाइना अपना पहला कंप्यूटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है। भारत का भी एक है, उसका नाम क्या है?
भार ओएस या आईआईटी मद्रास द्वारा लाया जा रहा है। जो चाइना लाया ओपनकालीन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं भारतीय मूल की। ये हैं वो 4 महिलाएं, कौन कौन सी हैं? जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नरखेड़े और नीरजा सेठी इसमें शामिल हैं। ठीक है, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ए और ई। भारत में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन है? थायराइड। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। और भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। अब हम टेस्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। थ्रेड्स नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।